गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रोल ऑफ डीएनए इन विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयर इंडिया बोइंग 787 के क्रैश के बाद अथॉरिटीज़ जो हैं वो यूज़ कर रही हैं डीएनए एनालिसिस को विक्टिम के रिमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फैमिली मेम्बर से डीएनए सैंपल्स जो हैं कलेक्ट किए गए हैं और कुछ मैच जो है वो बना भी लिए गए हैं। क्योंकि हर पर्सन का डीएनए यूनिक होता है, तो ये मोस्ट रिलायबल मेथड रहता है बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने का, खासकर मास फैटेलिटी इंसिडेंट्स में। तो डीएनए समझते हैं क्या होता है। ये हेरिडिटरी मटेरियल है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लगभग होता है ये, और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है जो कि आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। डीएनए जो है 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स को कंपोज करता है जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड्स में एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और वन ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनको हम एटीसीजी कहते हैं। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है इन बेसिस की, उसमें ही जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। डीएनए जो है वो प्राइमरली आपके न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में या फिर कई बार थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है वो अवेलेबल होता है। न्यूक्लियर डीएनए यूनिक होता है हर इंडिविजुअल को, जबकि जो एम्प्टी डीएनए होता है वो सिर्फ वो मैटरनली इनहेरिट होता है। ठीक है, तो वो मल्टीपल कॉपीज पर सेल पाया जाता है। डीएनए कंट्रोल करता है सेलुलर फंक्शंस को बाय कोडिंग फॉर प्रोटीन्स। और अगर हम देखें रोल रोल डीएनए का क्या होता है आइडेंटिफाई करने में डिज़ास्टर विक्टिम्स को, तो फिजिकल फीचर्स जो है वो क्योंकि अनरिकग्नाइजेबल हो जाते हैं मास फैटेलिटी इवेंट्स में, तो डीएनए जो है मोस्ट रिलायबल मेथड बनता है आइडेंटिफिकेशन का ऐसे केसेस में। तो डिज़ास्टर जो है वो सिवियरली डैमेज कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं रिमेन्स को, जिसकी वजह से डीएनए एक्सट्रैक्शन और प्रोफाइलिंग जो है वो चैलेंजिंग हो जाती है। सैम्पल्स की कंटेमिनेशन जो है वो बाकी के सोर्सेज से कॉम्प्लिकेट कर देती है और ज़्यादा प्रोसेस को। तो प्रोसेस जो है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई रिसोर्सेज लगते हैं इसमें, खासकर लार्ज स्केल डिजास्टर्स में। अब आपको देखो तो डीएनए जो है वो बेस्ट जो है वो कोल्ड या ड्राई इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करता है। तो सैंपल्स जो कलेक्ट किए जाते हैं उनको फ्रोज किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस में, या फिर 95% एथेनॉल में उन्हें स्टोर किया जाता है। फॉरेंसिक टीम्स जनरली प्रेफर करती हैं बोन्स और टीथ को एज डीएनए सोर्सेज, बिकॉज वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज और डिकम्पोजिशन से। पोस्ट क्रैश रिकवरी और कलेक्शन में कई बार हफ्ते लग जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 9/11 के विक्टिम्स का डीएनए कलेक्ट करने में तो लगभग 10 महीने लग गए थे। तो अनआइडेंटिफाइड रिमेन्स को मैच करने के लिए डीएनए जो है वो बायोलॉजिकल रिलेटिव्स से कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि लगभग 50% जो डीएनए है वो विक्टिम से वो उनका मैच करता होता है। तो अगर हम देखें तो कई तरह के जो है वो एनालिसिस मेथड होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन रिमेन्स को। पहला होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस, जो कि एसटीआर एनालिसिस जो है एग्जामिन करता है रिपीटिंग डीएनए सीक्वेंसेस को, जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में वेरी करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस, जिसमें जब न्यूक्लियर डीएनए अगर डिग्रेड हो जाए तो जो एम्प्टी डीएनए हमने पढ़ा था जो बैच करता होता है मैटरनल, वो उसकी कॉपी जिसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं उसका यूज़ किया जाता है। फिर वाई क्रोमोसोम एनालिसिस, जो फादर से सन में पास होता है उसको वाई क्रोमोसोम को एनालिसिस किया जाता है। लास्ट में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, जब आपका डीएनए हाईली डिग्रेडेड हो तो जो सिंगल बेस पॉइंट जो ACGT पढ़े थे हमने डीएनए सीक्वेंस में, उनको ही जो है वेरिएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेज नॉर्म्स रिलैक्स्ड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दिए हैं की रूल्स रिलेटेड टू सेज, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हो सके। इन रिफॉर्म्स का प्राइमरी टारगेट है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, और इसको नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा जून 2025 में। सेमीकंडक्टर्स आपको पता है फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर कर रहे हैं, और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है और टेक्नोलॉजीज़ राइज हो रही हैं, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो सेंट्रल बनते जा रहे हैं इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो रीसेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं सेज फ्रेमवर्क में, ताकि रेगुलेटरी बर्डन्स को रिड्यूस किया जा सके और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट थी सेज की उसको 50 हेक्टेयर्स से कम करके 10 हेक्टेयर्स कर दिया गया है, ताकि स्मॉल येट हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो सके। अब कोई भी एनकम्बरेंस फ्री लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर लैंड जो है वो मॉर्टगेज्ड है या लीज्ड है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर उनकी एजेंसीज़ को। एनकम्बरेंस फ्री मतलब कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उस लैंड में। तो पहले ये रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का या एजेंसी का लैंड है तो उस पर जो है सेज बनाया जा सकता है। ठीक है, और जो
यूनिट्स हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेज में, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में भी सेल कर सकें अपनी एप्लीकेबल ड्यूटीज़ पे करके। अर्ली जो है वो पहले आपके जो सेज थे वो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही होते थे। जो गुड्स वो रिसीव करेंगे या सप्लाई करेंगे ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, अब उनको जो है उनकी नेट फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशंस में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा ताकि कस्टम वैल्यूएशन रूल्स जो है उनको असेस कर सके। ठीक है, अब रिफॉर्म्स जो है ऑलरेडी उसकी वजह से जो है हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। 2 मेजर प्रपोजल्स बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने सेज की जो है वो क्लियर किए हैं इन्वेस्टमेंट्स के। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप जो है वो बढ़ रहा है ऐसे चेंजेस के बाद। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अभी भी हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो इंडिया में अभी भी डेवलपमेंट पर स्टेज पर है। हाई टेक यूनिट्स को स्टेबल पावर, क्लीन रूम्स, वाटर इंटेंसिव फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है जिसके लिए सब्सटेंशियल स्टेट सपोर्ट की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाकी के कंट्रीज़ भी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया वो भी इंसेंटिव्स दे रही हैं, तो इसलिए इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी कंपेटिटिव पॉलिसी ऑफरिंग्स में बना कर रखें। तो इंडिया के जो सेज रिफॉर्म्स हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, बट एक ब्रॉडर नेशनल एफर्ट है कि इंडिया को एक ट्रस्टेड ग्लोबल हब बना सकें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की जा रही है थ्रू सेज कपल्ड विद पीएलआई, ताकि एक स्ट्रेटजिक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इंडिया में इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल रिजिलियंस के लिए। तो ये रेगुलेटरी फ्रिक्शन को कम करके, डोमेस्टिक सेल्स अलाउ करके, फास्टर अप्रूवल्स देकर इंडिया अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना चाहता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। अब सेल्स होते क्या हैं? ये वो स्पेशल एरियाज़ हैं जो इंसेंटिव्स देते हैं बिजनेस और ट्रेड रेगुलेशंस को कि वहाँ पर वो ऑपरेट करें। कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स उन्हें वहाँ पर देना, टैक्स इंसेंटिव्स देना और ऑफ कोर्स सिंगल विंडो क्लियरेंस देना, ये सब ताकि वो वहाँ पर बिजनेस आराम से कर सके। तो इसका मोटिव यही होता है कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो वहाँ से हो, ताकि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। एशिया का पहला जो ईपीजी था वो कांडला गुजरात में था 1965 में। सेल्स पॉलिसी अप्रैल 2000 में जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं सेल्स, जो कि टेरिटरी हम मानते हैं कि वो आउटसाइड द कस्टम्स जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया है, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पर अलाउड होता है। कोई इंपोर्ट लाइसेंस यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन होती है एक्सपोर्ट इनकम पर। एग्जाम्पशन होती है जीएसटी या फिर बाकी की स्टेट गवर्नमेंट की लीवाइज से। यूनिट्स जो हैं सेल्स के अंदर वो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अपना पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज ओवर अ क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। डोमेस्टिक सेल्स जो है लेकिन ऑफ कोर्स फुल कस्टम्स ड्यूटी पर बेस्ड होती हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंसेज जो है सभी स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल्स से मिलती हैं उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्कोर्स पोर्टल। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने लगभग 4500 इन्वेस्टर कंप्लेंट्स एड्रेस की हैं अपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म से लास्ट मंथ। स्कोर्स प्लेटफॉर्म क्या है या पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 2011 में लॉन्च किया था ताकि इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट्स को फाइल और ट्रैक कर सके अगेंस्ट लिस्टेड एंटिटीज़ जो कि और सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज। तो ये जो स्कोर्स 2 फ्रेमवर्क है इसमें कंप्लेंट जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाती है कंसर्न एंटिटीज़ को, और अगर इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड है रिस्पॉन्स से तो वो एक फर्स्ट लेवल रिव्यू विद इन 15 डेज़ फाइल कर सकता है। एक इन्वेस्टर जो कि फेमिलियर नहीं है स्कोर्स से या जिसके पास एक्सेस नहीं है स्कोर्स का, वो लॉन्च कर सकता है कंप्लेंट फिजिकल फॉर्म में भी एट एनी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ सेबी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है वो अब 272 मिलियन हो चुकी है, जो कि 21 मिलियन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट एस्टिमेट। तो ये एनुअल रिपोर्ट है जो यूनेस्को देता है। अथॉरिटेटिव एविडेंस बेस्ड असेसमेंट होती है इसमें प्रोग्रेस, चैलेंजेस, ट्रेंड्स की एजुकेशन की में वर्ल्ड वाइड। जीईएम रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था 2002 में। ठीक है, इसका प्राइमरी पर्पस होता है मॉनिटर और एनालाइज करना ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स को और प्रोवाइड करना पॉलिसी रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, अगर हम देखें हाइलाइट्स इस रिपोर्ट के तो इसमें पॉइंट आउट किया गया है कि बाय 2025 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑफ ट्रैक रहेंगी बाय 75 मिलियन रिलेटिव टू देयर नेशनल टारगेट्स। आउट ऑफ स्कूल मॉडल भी एस्टिमेट्स कर रहे हैं कि स्टेबल पैटर्न्स रहेंगे स्कूल एज पॉपुलेशन के प्रोग्रेशन के। अब इसमें मल्टीपल जो है डेटा सोर्सेज जो है वो यूज़ किए गए हैं इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ये टॉपिक आपके
आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ ने ऑफिशियली सबमिट किया है अपनी नॉमिनेशंस फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के अंदर वो टाइटल अपना लेना चाहते हैं। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2004 में क्रिएट किया गया था कॉपरेशन के लिए उन सिटीज़ के बीच में जो अपने आप को क्रिएटिविटी की वजह से आइडेंटिफाई करती हैं अपनी अर्बन डेवलपमेंट को। तो इसको लॉन्च किया गया था यूनेस्को के गोल्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। ये नेटवर्क लीवरेज करता है क्रिएटिव सोशल इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ कल्चरल इंडस्ट्रीज़। ये अलाउ करता है मेंबर स्टेट्स को या मेंबर सिटीज़ को कि वो रिकग्नाइज़ करे क्रिएटिविटी को एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। या एनविसाज करता है कि हब्स ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो डेवलप हों और ये सिटीज़ जो है वो अचीव करें यूएन एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 इंडियन सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं G7 ग्रुपिंग। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कनाडा गए हैं G7 को समिट को अटेंड करने के लिए। तो G7 क्या है? एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है 7 ऑफ द वर्ल्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस की। ईयू भी इसमें रिप्रेजेंटेड है एज अ पार्टिसिपेंट। G7 1975 में फाउंड हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। तो इसमें जो है रशिया ने भी ज्वाइन किया 1998 में, लेकिन 2014 में जो है ग्रुप ने उसको निकाल दिया था, तो ये दोबारा से G7 बन गया। ओवर द ईयर्स इसने अपना एजेंडा भी ब्रॉडन कर लिया है। अब ये लगभग सभी की तरह के ग्लोबल इश्यूज़ को कवर करता है, ठीक है। कोई भी इसका फर्मली एस्टैब्लिश सेक्रेटरीट नहीं है, कोई प्रोसीजरल गाइडलाइंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। तो G7 की प्रेसिडेंसी भी जो है हर कैलेंडर ईयर में चेंज हो जाती है अमंग द मेंबर स्टेट्स। डिसीजंस जो हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं और एक एंड में जो है अडॉप्ट की जाती है कम्युनिक, जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं आउटलाइन की जाती हैं, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is role of DNA in victim identification. This topic is important for your science and tech section. Following the Air India Boeing 787 crash in Ahmedabad, authorities are using DNA analysis to identify victims' remains. Since each person's DNA is unique, the most reliable method for identifying bodies, especially in mass fatality incidents, is therefore DNA identification. So for that, family members' DNA samples have been collected and some matches have already been made. What is DNA? It is the hereditary material in almost all living organisms. It carries the genetic instructions which are used in the growth, development, functioning, and reproduction. It is composed of two long strands called nucleotides, and each nucleotide contains a sugar, a phosphate group, and one of the four nitrogenous bases, A, T, C, G. And the specific sequence of these bases encodes the genetic information. So DNA is primarily located in the nucleus of cells, and some amount is also there in mitochondria. Nuclear DNA is unique to each individual, whereas the empty DNA is the inherited maternally, okay, and it is found therefore in multiple copies per cell. DNA controls cellular functions by coding for proteins, and it passes genetic traits from one generation to the next. So, in mass fatality events like plane crashes or natural disasters, physical features may be unrecognizable. DNA becomes the most reliable method of identification in such cases. So, what are the challenges here? Disasters can severely damage or decompose remains, making the DNA extraction and profiling challenging. Contamination of samples from other sources can complicate the process. The process can be time consuming and require significant resources, especially for large scale disasters. So, DNA survives best in cold, dry environments. Samples should be frozen at minus 20 degrees Celsius or stored in 95% ethanol. And forensic teams prefer, therefore, bones and teeth as DNA sources due to their protection from environmental damage and decomposition. Post-crash recovery and collection can take weeks. For example, in 9/11, it took almost 10 months to collect DNA from victims. To match unidentified remains, DNA from biological relatives like parents or children is collected because they share 50% of their DNA with the victim. Okay. What are the techniques which are used for analysis? First is the short tandem repeat analysis, which basically examines the repeating DNA sequences which vary between individuals. Then mitochondrial DNA analysis is also done, which is of course it is easier to recover because it exists in many copies per cell. Okay. Then Y chromosome analysis also is done, which is basically passed on from father to son. Then SNP analysis, single nucleotide polymorphisms, in which the variations at single base points A, C, G, T in the DNA sequence is identified. Okay.
So the next topic is SAYS norms relaxed. This topic is important for your economy section. Central government has relaxed key rules related to SAYS so as to further encourage the domestic manufacture of semiconductors and electronics. So these reforms are primarily targeting the semiconductor and electronics component manufacturing sectors. They are notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025 itself. Why? Because semiconductors are the foundational technology which is powering modern electronics, from smartphones to laptops to electric vehicles and smart appliances. With increasing digitization and rise of technologies like AI and IoT, semiconductors have become central to economic and national security. So recent amendments in the SAYS framework also aim to reduce regulatory burdens and attract capital-intensive, technology-oriented investments. The minimum land requirement for SAYS has been slashed from 50 hectares to just 10 hectares, so as to facilitate smaller yet high-value investments. Similarly, SAYS will no longer required to have encumbrance-free land if the land is mortgaged or leased to the central or state governments or their agencies. Units in semiconductor and electronics SAYS are now allowed to sell in the domestic tariff area also after paying applicable duties. Earlier, these SAYS were exclusively export oriented. Now also the goods received and supplied on a free of cost basis will be able to be included in the net foreign exchange calculations and and assessing using customs valuation rules. Okay, these reforms have already started to bear fruit because the board of approval for SAYS has already cleared two major investment proposals. So this is signaling a shift in India's manufacturing landscape, but still the challenges remain. Why? Because semiconductor manufacturing requires highly trained professionals, which India is still developing at scale. High tech units need stable power, clean rooms, water intensive facilities, logistics which require substantial state support. Other countries, including the US, Taiwan, and South Korea, are also rolling out incentives, so that's why India must ensure competitiveness in its policy offerings. India's SAYS reforms are not isolated, but part of the broader national effort to position the country as a global trusted hub for electronics manufacturing. The flexibility offered through SAYS, coupled with product PLI, reflects a strategic understanding that semiconductors and electronics are essential for both economic growth and national resilience. By reducing regulatory friction, allowing domestic sales, and facilitating faster approvals, India is making itself a more attractive destination for global investors. What are SAYS? SAYS are basically special areas within a country which offers incentives to business and trade regulations operating in those areas. They basically offer competitive infrastructure, duty-free exports, tax incentives, and other measures designed to make it easier to conduct business. The main objectives of SAYS are generating additional economic activity, promoting export of goods and services from the country, promoting foreign and domestic investment, and creating more employment opportunities besides the development of infrastructure. So Asia's first EPZ was set up in Kandla, that is in Gujarat, in 1965. SAYS policy was first introduced in April 2000. So, what are the rules pertaining to SAYS in India? A designated duty-free enclave is considered as a territory outside the customs jurisdiction of India for authorized operations within the SAYS. Duty-free import and domestic procurement of goods for the development, operation, and maintenance of company or SAYS unit. No import license is necessary. 100% income tax exemption for export income, exemption from GST or levies imposed by the state government. Units within the SCZ must demonstrate positive net foreign exchange over a cumulative period of 5 years. Domestic sales are subject to full customs duty, single window clearances for all state and federal government approvals. Okay. So the next topic is scores portal. This topic is important for your economy section and also your governance section. So capital markets regulators, SEBI has resolved 4,500 investor complaints through its online grievance redressal platform Scores last month. Scores is an online platform launched in 2011, which enables investors to file and track complaints against listed entities and SEBI registered market intermediaries. So complaints are automatically directed to the concerned entities through this framework. If the investor is dissatisfied, they may seek a first level review within 15 days. And any investor who is not familiar with the scores or does not have access to scores can lodge their complaints in physical form at any of the offices of SEBI. Okay.
So the next topic is Global Education Monitoring Report. This topic is important for your social issues. According to the Global Education Monitoring Team report, global out-of-school population is now estimated to be 272 million, which is about 21 million more than the last estimate. So this is an annual publication produced by UNESCO. It is an authoritative and evidence-based assessment of progress, challenges, and trends in education worldwide. GEM report was launched in 2002 as the Education for All Global Monitoring Report, and its name was changed in 2016. Its primary purpose is to monitor and analyze global education trends and provide policy recommendations to governments and stakeholders. So, what are the highlights of this report? So, it has pointed out that by 2025, countries will be off track by 75 million relative to their national targets. Out of school model estimates stable patterns of school age population progression through the education system. It is relying on multiple data sources to generate this trends. Okay. So the next topic is UNESCO Creative Cities Network. This topic is important for your art and culture section. Lucknow has officially submitted its nominations for inclusion in the UNESCO Creative Cities Network to be titled City of Gastronomy. So this UNESCO Creative Cities Network was created in 2004 to promote cooperation among cities which have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. It was launched to promote UNESCO's goals of cultural diversity. This network is aimed to leverage the creative, social, and economic potential of cultural industries. It allows member cities to recognize creativity as an essential component of urban development. It envisages development to develop hubs of creativity and innovation and broaden opportunities for creators and professionals in the cultural sector. These cities have to achieve the UN agenda of sustainable development as well. Okay, 10 Indian cities are part of this network. So the next topic is G7 grouping. This topic is important for your international relations. PM Modi has recently departed to Canada to attend the G7 summit. So G7 is an informal grouping of 7 of the world's advanced economies, including Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, and US. European Union also participates in this group. This group was founded in 1975 as part in response to the oil crisis. With the inclusion of Russia in 1998, the group temporarily became G8. But after the removal of Russia in 2014, the group returned to the G7 format. Over the years, it has broadened its agenda. It now covers almost entire spectrum of global issues. There is no firmly established secretariat, procedural guidelines, or administrative structures. Its presidency rotates each calendar year among the member states. Decisions are usually taken by consensus, and the summit of G7 concludes with the adoption of a communique outlining important political commitments. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.